हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मधु यादव GGIC प्रयागराज से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस वर्चुअल क्लास में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी D एवं F ब्लॉक के तत्व का तीसरा भाग। बच्चों, इसके पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि संक्रमण तत्वों के में जो उसके परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर ये परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे छोटी होती जाती है। और उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है d ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा था संक्रमण तत्वों की आयोनाइजेशन इंथैल्पी को। आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था संक्रमण तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट को। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम लोगों ने पढ़ा था संक्रमण तत्वों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मान की जब हम स्टडी कर रहे थे तब हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि सबसे अधिक मान कॉपर के केस में हमें मिलता है और मैग्नीज हमें अपवाद के रूप में मिलता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियाँ। 3D श्रेणी के उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3D श्रेणी के हैलाइड, फिर हम लोग देखेंगे 3D श्रेणी के ऑक्साइड्स को। बाद में हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण को कि संक्रमण तत्वों में चुंबकीय गुण किस प्रकार से पाए जाते हैं और चुंबकीय गुण होने का क्या कारण है और चुंबकीय गुण भी कौन से चुंबकीय गुण उसमें पाए जाते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे संक्रमण तत्वों में रंगीन आयनों के बनने का क्या कारण है। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियाँ। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3D श्रेणी के हैलाइड। 3D श्रेणी के हैलाइड को देखने के लिए हम लोग इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में देखिए, जब हम श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें सिर्फ टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम ही मिलता है। क्रोमियम के बाद ये ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलता है। क्रोमियम के बाद मैग्नीज आता है। मैग्नीज के केस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नीज +7 तक की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए +7 वाली स्टेट हमें नहीं मिल रही है। मैग्नीज की यहाँ पर बस Mn4 तक का ही कंपाउंड हमें Mn4 तक का हैलाइड हमें यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सरल हैलाइड में प्रदर्शित नहीं होती है, परंतु MnO3F ज्ञात है। अब यहाँ पर देखिए MnO3F में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी। क्यों +7 होगी? आप लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2। चूंकि 3 ऑक्सीजन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -6। फ्लोरीन की हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1। तो -6 और -1 मिलकर के क्या हो जाएगा? -7। और इस -7 को बैलेंस करने के लिए मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। इसलिए मैग्नीज +7 में मिल तो रहा है, लेकिन MnO3F के फॉर्म में मिल रहा है, सिंपल हैलाइड के फॉर्म में नहीं मिल रहा है। फिर है
अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व के दो प्रमुख कारण हैं। ये जो हैलाइड्स हैं ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में, इन हैलाइड्स में भी ये जो फ्लोरीन है ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्यों स्थायित्व को प्रदान करता है, उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है फ्लोरीन की उच्च जालक ऊर्जा, जिसका एग्जाम्पल है COF3, और दूसरा है फ्लोरीन की उच्च आबंध इंथैल्पी, जिसका एग्जाम्पल है BF5 और CrF6। बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब वापस से हम अपनी टेबल को देखते हैं। मैग्नीज के बाद आयरन का केस जब हम देखते हैं तो आयरन भी हमें +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है। साथ ही साथ कोबाल्ट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है। कोबाल्ट के बाद जब हम सीरीज़ में और देखते हैं आगे तो हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कोई भी कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं, बाकी सभी कंपाउंड्स हमें और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं। इस टेबल के कुछ और फैक्ट्स को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। वैनेडियम +5 सिर्फ VF5 में ही प्रदर्शित होती है और किसी हैलाइड्स में वैनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? अगर मान लीजिए VX5 बन ही जाता है तो क्या होगा, जब ये VX5 बनता है तो इसका जल अपघटन हो जाता है, इसका जल अपघटन होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है VOX3 में, VOX3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें वैनेडियम के फ्लोरीन को छोड़ करके अदर हैलाइड्स नहीं मिलते हैं। फ्लोराइड जो है वो निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट में अस्थायी होते हैं, जबकि अभी हम लोगों ने देखा कि यही फ्लोराइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्थायी होते हैं और क्यों स्थायी होते हैं उसका कारण भी हम लोगों ने जाना, लेकिन निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अस्थायी होते हैं। उसी तरह से CuX भी निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट में अस्थायी होते हैं। Cu2+ के सभी हैलाइड ज्ञात हैं आयोडाइड को छोड़ करके। ऐसा क्यों है? Cu2+ के सभी हैलाइड मिल रहे हैं, बस हमें Cu2+ का आयोडाइड नहीं मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो Cu2+ है ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और इसीलिए हमें Cu2+ के आयोडाइड्स नहीं मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है Cu+ यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आप लोग इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। Cu+ यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी हैं। इसका कारण होता है कि Cu+ का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें किसी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ ही साथ रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पर देखिए Cu+ है तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल करके ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Cu2+ बना लेता है। उसी तरह से Cu+ में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है और ऐड हो करके ये रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस हो करके Cu बना लेता है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया Cu+ का कैसे डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है।
3D श्रेणी के हैलाइड के बाद हम लोग देखेंगे 3D श्रेणी के ऑक्साइड्स को। हैलाइड को की स्टडी तो हमने करी, ऑक्साइड के केस में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर खूब ध्यान से टेबल को समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, जब हम श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक देखने को मिलती है। लेकिन हैलाइड के केस में ऐसा नहीं था। हैलाइड में सिर्फ हमें क्रोमियम तक ही देखने को मिल रहा था, मैग्नीज में देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन मैग्नीज के बाद यहाँ पर ये ट्रेंड हमें फिर टूटता हुआ दिखता है और आयरन के केस में सिर्फ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में शो हो रही है और आयरन के बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें कोबाल्ट के केस में देखने को मिलती है और उसके बाद ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती है। फिर इसमें जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमें देखने को मिलती है। Fe के Fe2O3 से उच्च ऑक्साइड ज्ञात नहीं है। ये अभी हमने आपको टेबल में बताया कि मैग्नीज के बाद हमें आयरन के केस में बस +3 तक के ही ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड मिलते हैं, जबकि क्षारकीय माध्यम में फेरेट 6 अवस्था में FeO4 2- आयन बनते हैं, परंतु यह शीघ्र ही Fe2O3 व O2 में विघटित हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपने ये टेबल में देखा कि Fe2O3 जो है वो स्थायी है, इसीलिए ये FeO4 इसमें टूट जाता है। ऑक्साइड के अतिरिक्त ऑक्सोकेटायन वैनेडियम 5 को VO2+, वैनेडियम 4 को VO2+ तथा टाइटेनियम 4 को Ti2+ के रूप में स्थायित्व प्रदान करते हैं। हम लोगों ने 3D श्रेणी के हैलाइड्स को भी देखा और 3D श्रेणी के ऑक्साइड्स को भी देखा। दोनों की टेबल को और दोनों के यौगिकों को स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन में उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैग्नीज के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो बना ही रहा है। ये देखिए, डबल बॉन्ड तो बनाता ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ मैग्नीज के साथ जुड़ करके एक ब्रिज भी बनाता है, जो कि इस कंपाउंड को स्थायित्व प्रदान करते हैं। जब हम मैग्नीज के फ्लोराइड पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पर देखा था कि मैग्नीज का उच्चतम फ्लोराइड Mn4 है, जबकि इसका उच्च ऑक्साइड जो है वो Mn2O7 है। तो आप लोगों ने ये देखा कि Mn2O7 क्यों उच्च ऑक्साइड ये हमें मिलता है, क्योंकि ये स्थायी ऑक्साइड है और इसके स्थायित्व का क्या कारण है? ऑक्सीजन का मल्टीपल बॉन्ड बनाना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है।
चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण क्या होते हैं बच्चों? जब भी हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो पदार्थ या तो प्रतिकर्षित होता है और या तो आकर्षित होता है। यदि पदार्थ प्रतिकर्षित होता है यानी कि पदार्थ दूर हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और यदि सब्सटेंस हमने रखा और चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई किया और यदि वो सब्सटेंस चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है तो उसे हम बोलते हैं अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक पदार्थ। अब ये क्यों प्रतिकर्षित होते हैं और क्यों आकर्षित होते हैं? तो डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि सभी जितने डी ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं वो सभी के सभी पेयर्ड होते हैं, उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके डी ऑर्बिटल्स में हमेशा हमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, कॉपर के केस में Cu2+ आयन जब बनता है तब यहाँ 3D में देखिए, 3D में D 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 9 का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसके D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो हम देखते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड हो जाते हैं लेकिन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह जाता है। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो Cu2+ है वो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है, यानी कि ये जो Cu2+ होगा ये होगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर Cu+ आयन को हम देखें तो यहाँ पर देखिए 3D10 है। 3D10 का मतलब क्या हुआ कि जो D ऑर्बिटल है इसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसीलिए ये जो Cu+ आयन है ये डायामैग्नेटिक होता है नेचर में। अब जब हम Cu2+ को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये Cu2+ के जो यौगिक होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर Cu+ वाले यौगिक को हम रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो यहाँ पर तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ में आकर्षित होगा, तो ये प्रतिकर्षित होते हैं। इसीलिए ये डायामैग्नेटिक की कैटेगरी में आते हैं। पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में एक और तरह के पदार्थ होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वे पदार्थ जो कि प्रबल रूप में आकर्षित होते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को बच्चों 3 पॉइंट्स याद करने हैं। पहला, डायामैग्नेटिक क्या होता है, दूसरा पैरामैग्नेटिक क्या होता है और तीसरा फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। और संक्रमण तत्वों में ज़्यादातर सभी तत्व पैरामैग्नेटिक होते हैं। जिन तत्वों में या जिन आयनों में D0 या D10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तत्व पैरामैग्नेटिज्म को शो नहीं करते हैं। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण इनके चुंबकीय आघूर्ण प्रचक्रण कोणीय संवेग जिसे कि हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम तथा कक्षीय कोणीय संवेग से संबंधित होता है। लेकिन 3D सीरीज के तत्वों में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नगण्य होता है, इसलिए उनके चुंबकीय आघूर्ण सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर ही डिपेंड करते हैं। 3D सीरीज के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण को हम स्पिन ओनली फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम स्पिन ओनली फार्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि 3D सीरीज के तत्वों के
जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम इसे स्पिन ओनली फार्मूला कहते हैं। इस चुंबकीय आघूर्ण की जो यूनिट है वो है BM, जिसे कि हम बोर मैग्नेटॉन भी कहते हैं। 3D सीरीज के तत्वों को इन तत्वों के आयनों का जब हम चुंबकीय आघूर्ण देखते हैं तो इसे कैलकुलेट करने के लिए इसी स्पिन ओनली फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, स्पिन ओनली फार्मूला में n जो है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया कि पैरामैग्नेटिक नेचर तभी शो होगा जबकि आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो जो भी आयन बन रहे हैं हमें उसमें ये देखना है कि d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब जैसे स्कैंडियम के केस में देखिए d में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ये सभी ऑब्जर्व वैल्यू दी हुई हैं और ये इस फॉर्मूला से कैलकुलेट की हुई वैल्यू दी हुई है। अब टाइटेनियम 3+ के केस में देखिए, 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम n की जगह पर रखेंगे तो जो हमें चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू मिलेगी वो होगी 1 + 2। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3√3। √3 अगर ये 4 होता तो इसकी वैल्यू 2 आती, यानी कि √3 की वैल्यू 1.73। ये आप लोग जानते भी हैं कि √3 की वैल्यू 1.73 होती है। तो ये 1.73 वैल्यू आती है कैलकुलेट करने पर। ऑब्जर्व करने पर भी हमें 1.75 वैल्यू मिलती है। उसी तरह से अगर हम टाइटेनियम 2+ के केस में देखें तो 3D में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये 2 नंबर को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 2.84। ये 2.84 कैसे मिलेगा, 2 + 2, यहाँ पर भी हमने 2 रखा तो ये 4 × 2 8 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 9 आती तो 9 का √3 होता है, यानी कि 3 के आसपास की कोई वैल्यू आएगी जो कि ये 2.84 होती है। इसी तरह से हम लोग सभी आयनों में सबसे पहले उनके d ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको देखेंगे और उसको इस फॉर्मूले में रख करके मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को देखते हैं तो एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है, ये जो वैल्यूज़ आती हैं तो जो डेसिमल के पहले वाले नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बराबर होते हैं। तो जब भी आप फॉर्मूले से मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो आप अपने आंसर को इससे टैली भी कर सकते हैं कि आंसर सही आया है कि गलत आया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों में रंगीन आयनों का बनना। संक्रमण तत्वों की एक ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो आयन्स होते हैं उन आयन से जो यौगिक बनते हैं वो कलर्ड होते हैं। वो क्यों कलर्ड होते हैं, क्योंकि इनके जो आयन्स हैं उनके जो d ऑर्बिटल्स हैं जब वो लिगैंड के संपर्क में आते हैं तो ये d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी कि ये 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। एक भाग लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और दूसरा भाग हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और वहाँ से लौटते समय ये एनर्जी को उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा का एमिशन करते हैं, और ये जो एमिटेड ऊर्जा होती है इसकी फ्रीक्वेंसी लाइट के विजिबल रेंज में पड़ती है। इसीलिए हमें वो आयन के यौगिक जिनके कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहे हैं वो आयन के यौगिक हमें कलर्ड दिखते हैं।
यहाँ पर देखिए टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम सभी तत्वों के यौगिकों का विलयन बना हुआ है, जिनके कि सभी के कलर्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। यहाँ देखिए कलर को भी शो करने के लिए इन आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यदि D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों ही केस में हमें कलर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1 से लेकर के 9 तक के इलेक्ट्रॉन D में प्रेजेंट हैं तब हमें कोई ना कोई कलर ज़रूर मिलेगा। और ये कलर्स आपको याद करने पड़ेंगे। टाइटेनियम से लेकर के कॉपर तक के सभी कलर्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। बच्चों, आज के भाग में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है M2+ जिसका कि एटॉमिक नंबर दिया है 27 के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें है तो आप n की जगह उस नंबर को रख देंगे तो चुंबकीय आघूर्ण निकल आएगा। फिर है डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया क्या होती है, ये अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसको आप लोग अपने से भी लिखने की कोशिश करेंगे। फिर है संक्रमण धातुएं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सिर्फ ऑक्साइड और फ्लोराइड क्यों बनाते हैं। तो ये भी हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि ऑक्साइड के केस में क्यों जो भी यौगिक बनते हैं वो क्यों स्थायी होते हैं और फ्लोराइड के केस में क्यों यौगिक जो है वो स्थायी होते हैं। बच्चों, आप लोग इन सभी टॉपिक्स को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उनमें कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं उनको देखेंगे और उसके बाद से हम लोग एक्टिनाइड्स को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।